प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की क्लास में हम ईवीएस करने वाले हैं। कुछ इमरजेंसी की वजह से सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर से सर ने कहा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ईवीएस की क्लास करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ईवीएस के, आपके बीपीएससी में बहुत मदद आपको मिलेगी ये वाले क्वेश्चन करके, आज की क्लास करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक की पहचान करना है जिसने पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका को पहली बार बताया। चलिए, नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आज तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। चलिए जल्दी से करना है, जल्दी से आंसर करना है, फटाफट कमेंट में लिखते जाएंगे। जी बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून। कुछ मेडिकल इशू इमरजेंसी की वजह से सर नहीं आ पाए हैं। सर आपकी क्लास बाद में लेंगे, जब तक हम ईवीएस कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा। चलिए, आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जो अपघटक की जो जिसने बताया कि अपघटक की क्या भूमिका होती है। अपघटक क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो मर जाता है। अगर कोई पौधा और जानवर मर गया है, उसकी बॉडी में से कार्बनिक कंपाउंड को न्यूट्रिएंट में बदलने का काम, पोषक तत्वों में बदलने का काम अपघटक करता है। और इस अपघटक के बारे में हमें ईपी ओडम ने बताया है। किसने बताया है? ईपी ओडम ने। नया क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया था। ईपी ओडम ने बताया है। ईपी ओडम जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। ईपी ओडम ने एक बुक लिखी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। इसके अंदर उन्होंने अपघटक के बारे में बताया है। इसके अंदर उन्होंने अपघटक के बारे में बताया। ईपी ओडम के ऊपर बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन बना था कि ईपी ओडम ने वाई शेप का मॉडल दिया है। ईपी ओडम ने वाई शेप का मॉडल दिया है। बीपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है। इस बार चांसेस है कि अपघटक के बारे में हमें किसने बताया है? ईपी ओडम ने बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ईपी ओडम, ये है ईपी ओडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन यहाँ पर अपघटक नहीं है? चलिए फास्ट लिखना है कमेंट में, और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते आना है। सारे क्वेश्चन नए हैं और इंपॉर्टेंट है। कौन सा यहाँ पर अपघटक नहीं है? जल्दी से बताना है, कौन सा डिकम्पोजर नहीं है? जीवाणु डिकम्पोजर के अंदर आता है, कवक डिकम्पोजर के अंदर यानी कि अपघटक के अंदर आता है, केचुए भी अपघटक के अंदर आते हैं, लेकिन शैवाल, लेकिन जो एल्गी रहती है, जो शैवाल रहती है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। एल्गी जो रहता है, शैवाल जो रहता है, वो क्लोरोफिल रहता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो डिकम्पोजर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको बताना है कौन से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को एल्गी के बारे में नहीं पता था, है ना। अगर आप ऐसे ही ईवीएस की क्लास करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, आपको बताना है। और हमारी ईवीएस की जो क्लास होती है फ्राइडे के होती है। ठीक है, लेकिन आज सर नहीं आए, इसलिए सर ने कहा कि आप ईवीएस की क्लास ले लीजिए। लेकिन फ्राइडे, हर फ्राइडे 1 बजे, हर फ्राइडे 1 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होती है। वो वाली क्लास से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको बताना है कौन से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, तो ऊर्जा उत्पादन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी कर रहे हैं।
ठीक है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र से भी ज्यादा ऊर्जा उत्पादन कहां पर होता है? हमें ऑक्सीजन नहीं पूछा है। अच्छा, आप लोगों ने ऑक्सीजन समझकर बी वाला आंसर कर दिया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, तब हम समुद्र से करते थे। समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं, समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं, जो जलीय पौधे रहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से होता है। और एक बात हमारी एनसीईआरटी में दी है, एक और बात एनसीईआरटी में दी है कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को हमारे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को या समुद्र को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बनाते हैं। ये वाली बात एनसीईआरटी में दी है, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शहरी क्षेत्रों में लाइकेन की अनुपस्थिति के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? चलिए जल्दी से आंसर करना है, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। फास्ट इसका आंसर करेंगे कि अगर लाइकेन की अनुपस्थिति होती है तो वहां पर कौन सी गैस है? देखिए, कई बार आप कुछ चीज से डरते हैं, कोई चीज से अगर आप डरते हैं तो वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर गली में कोई कुत्ता आ रहा है और आपको अगर कुत्ते से डर लगता है तो वो गली से जाओगे क्या? नहीं जाते, अपनी गली चेंज कर लेते हैं। तो लाइकेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड उसको पसंद नहीं है। लाइकेन को सल्फर डाइऑक्साइड पसंद नहीं है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है तो लाइकेन वहां से चला जाता है। तो लाइकेन अगर नहीं है तो हम पहचान जाते हैं कि वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड कहां से बाहर निकलता है? कोल पावर प्लांट से। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से बाहर निकलता है? कोल पावर प्लांट से। जब कोयले से बिजली बनाई जाती है, जब कोयले से बिजली बनाई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और वहां पर लाइकेन जो है अनुपस्थित हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आएगा क्या? क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब इस तरीके का आएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताना है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार लाइकेन का उपयोग वायु प्रदूषण के अध्ययन के लिए बायो इंडिकेटर के रूप में किया था? चलिए जल्दी से बताएंगे। जब लाइकेन वहां पर नहीं रहता है तो हम पहचान जाते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड आ चुका है। तो हमें कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड, लाइकेन जो है वो एक बायो इंडिकेटर है? जल्दी से बताओ, तुक्का मार सकते हैं। अगर आप ये पिक्चर अगर आपने देखी है, ये साइंटिस्ट को आपने देखा है, तो देखकर आप तुक्का बिल्कुल मार सकते हैं। तो ये कौन से साइंटिस्ट है? विलियम नाइलैंडर। ये कौन से साइंटिस्ट है? विलियम नाइलैंडर। इन्होंने 1866 में हमें बताया था कि लाइकेन का इस्तेमाल बायो इंडिकेटर के रूप में होता है। लाइकेन क्या करता है? हमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताता है। ये हमें विलियम नाइलैंडर ने बताया है 1866 में। सारी बातें नोट डाउन करते हुए चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में सारे नए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ट्रॉपिक स्तर पर लाइकेन के गायब होने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, किस ट्रॉपिक लेवल पर लाइकेन के गायब होने का अधिक प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, लाइकेन के अंदर कौन रहता है? एल्गी और फंगस रहते हैं। लाइकेन के अंदर कौन कौन रहता है? शैवाल और कवक रहते हैं। लाइकेन के अंदर क्या रहता है? शैवाल और कवक रहते हैं। शैवाल, अभी मैंने आपको बताया था कि शैवाल के अंदर क्लोरोफिल रहता है, वो खाना बना सकता है। तो खाना बनाकर किसको देगा? कवक को देगा। कवक बदले में उसको क्या लाकर देगा? शेल्टर लाकर देगा, पानी लाकर देगा। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दोनों कैसे हैं? सहजीवी संबंध में है। दोनों कैसे हैं? सहजीवी संबंध में है। अब क्वेश्चन में पूछा है,
क्वेश्चन में पूछा है कि अगर लाइकेन नहीं रहेगा तो कौन से ट्रॉपिक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, तो लाइकेन अगर नहीं रहेगा इसका मतलब एल्गी नहीं रहेगा। अगर लाइकेन नहीं रहेगा इसका मतलब एल्गी नहीं रहेगा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सबसे ज्यादा उत्पादक को प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव उत्पादक पर पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर पड़ेगा, पहले पोषण स्तर पर पड़ेगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर मैंने आपका डाउट देखा तो हम क्लास में सारे डाउट लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाना है, डाउट आ रहे हैं तो डाउट क्लियर नहीं करना है। बिल्कुल डाउट हम क्लियर करेंगे, लेकिन आपको डाउट अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बताइए। और जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेन नहीं रहेगा तो एल्गी नहीं रहेगा, एल्गी नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उत्पादक को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, उसके बाद शाकाहारी को, उसके बाद मांसाहारी को, उसके बाद सबको असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। इसका आंसर करना है, किस पारिस्थितिक सम्मेलन ने पहली बार लाइकेन को पर्यावरण शरण का संवेदनशील संकेतक माना? चलिए जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। जी कृष्णा जी, जी बेटा जल्दी से। ईवीएस कब पढ़ाइएगा? देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ईवीएस की जो क्लास रहेगी हर फ्राइडे को 1 बजे 2 घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन बीच बीच में जब सर बिजी हो जाते हैं तो सर की जगह मैं आपकी ईवीएस की क्लास लेती हूँ। तो ऐसे बीच बीच में आपको सरप्राइज ईवीएस की क्लास मिलती है, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सरप्राइज क्लास ले रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, मैं आपको सारे नए क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि लाइकेन के बारे में कौन से सम्मेलन में बताया गया था। सम्मेलन के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है। जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं ईवीएस की, वो पहले की जो क्लासेस है जिसमें मैंने सम्मेलन के बारे में बताया है, वो क्लास प्लीज आप लोग देखिएगा। तो लाइकेन के बारे में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बताया गया है। लाइकेन के बारे में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बताया गया है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। कहा हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा। अब इस सम्मेलन में एजेंडा 21 आया था। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? एजेंडा 21 आया था, जिसमें सतत विकास पर ध्यान दिया गया था, जिसमें सतत विकास पर ध्यान दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था। और उसी समय लाइकेन को बायो इंडिकेटर्स में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, कौन से सम्मेलन में किया गया है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो डी जनेरियो, ब्राजील। कहां की बात है? ये ब्राजील की बात है। याद रहेगा, याद रहेगी सारी बातें। आगे बढ़ते आपको बताना है किसे भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। जल्दी से लिखना है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बार शायद और करवाया है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पक्षी वैज्ञानिक, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। वो पक्षियों से बहुत उनको लगाव था, उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। तो पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है, ये है सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? चलिए, ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। जल्दी से आपको लिखते जाना है कमेंट में। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। लेकिन उनकी आत्मकथा, आत्मकथा क्या होती है? अपने बारे में लिखना। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? बचपन से लेकर बड़े होते तक अपनी पूरी बायोग्राफी उसके अंदर लिखना। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम क्या दिया था? एक गौरैया का पतन, द फॉल ऑफ अ स्पैरो। जब वो छोटे थे, जब वो गांव में रहते थे, जब वो गौरैया को देखते थे, उसके बारे में उनको बहुत लगाव हुआ गौरैया से। उसके बाद बड़े होते होते उन्होंने सारे पक्षियों के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। और उन्होंने ये भी बताया कि गौरैया की संख्या कम होते जा रही है।
अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से गौरैया कम होते जा रही है। तो आप लोग मुझे बताइए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखना है, जल्दी से कमेंट में लिखना है। ये हमें सलीम अली ने बताया है। सलीम अली ने कहा कि शहरीकरण होने की वजह से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना है, डैम्स बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसकी वजह से गौरैया कम होती जा रही है और उसके ऊपर उन्होंने आत्मकथा लिखी है। आपको बताना है गौरैया दिवस, अन्नू जी ने लिख दिया है बेटा, पीहू जी बहुत बढ़िया, 20 मार्च को गौरैया दिवस हर साल मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए कि गौरैया को हमें बचाना है। ठीक है, सबसे पहली बार गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। सबसे पहली बार गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था, उसके बाद हर साल मनाते हैं। तो यह आपको याद रखना है सलीम अली के बारे में। अब सलीम अली के नाम से सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है। ठीक है, क्या बोला मैंने? सलीम अली के नाम से सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं। वो कहां पर है? चलिए बताइए, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है? फास्ट, गोवा में है। और एक और जगह है, एक और जगह है। एक तो गोवा हो गया, एक तो गोवा हो गया और एक हो गया जम्मू कश्मीर। 2 जगह पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कौन सी है। चाहिए जल्दी कमेंट में लिखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जल्दी से लाइक और शेयर क्लास को करना है। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? जल्दी लिखेंगे, चलिए जल्दी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट में फटाफट बता देंगे सबसे बड़ी पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। कियोलेडियो नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली नहीं है। अगर मैंने सलीम अली के बारे में पढ़ाया है, इसका मतलब सलीम अली बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। अगर मैंने अभी तक आपको सलीम अली के बारे में पढ़ाया तो सलीम अली सबसे बड़ा नहीं है बेटा। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आपको याद रखना है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। तो जो साइबेरियन क्रेन होती है, जो साइबेरियन क्रेन होती है, आपने सुना है साइबेरियन क्रेन के बारे में? जो साइबेरियन क्रेन होती है, साइबेरियन क्रेन नाम का जो पक्षी है, साइबेरिया से इंडिया आता है। साइबेरियन क्रेन नाम का जो पक्षी है, साइबेरिया से इंडिया आता है ठंड के मौसम में। और इंडिया में कहां पर आता है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोला मैंने? कि जो साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया से भारत आता है, साइबेरिया से भारत आता है, उसे प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ठंड के मौसम में आता है और भारत में कहां पर आकर प्रवास करता है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में करता है, जो राजस्थान में है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हमारे भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। चलिए जल्दी से बताओ, जल्दी कमेंट में लिखना है, जल्दी। जी जी आन्या जी, जी बेटा जल्दी कमेंट में लिखेंगे। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य हमारे भारत का कौन सा है? जल्दी बताओ। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य हमारे भारत का वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? कहां पर है? जल्दी बताओ। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? बहुत कम बच्चों को पता था, बहुत कम बच्चों ने सही आंसर किया है। चलिए जल्दी बताएंगे। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन के नोट्स आप लोग बनाएंगे, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करना, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चांसेस है कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तमिलनाडु में वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अब ये वाला आपके लिए इजी क्वेश्चन है, ये वाला आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखेंगे। ये वाला आपके लिए इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। चलिए, हाँ सभी का एकदम सही आया, ये वाला सबको याद है, ये वाला सबको याद है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बताइए पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम क्या था जब इसकी स्थापना 1936 में हुई थी? चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, पहले इसका नाम, जल्दी बताओ, हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आया था, मैंने आपसे पहले बताया है, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। अभी क्या नाम हुआ है, अभी क्या नाम हो गया है? रामगंगा। मोटिवेशन जी ने लिखा है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ये आपके करंट अफेयर में भी काम आएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अभी नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, सारी बातें याद रखिएगा। अब ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आप बताइए कौन से साल में हुई थी? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में आया था। चलिए फास्ट लिखना है, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में आया था? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएंगे 1973। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है 1973 में आया था, 1972 में पारित हुआ था, 1973 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, बताइए, नया क्वेश्चन है। हमने प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार पढ़ा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत बार पढ़ा है, ये वाला आपके लिए नया क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। मगरमच्छ भी कम होते जा रहे हैं, मगरमच्छ भी कम होते जा रहे हैं, उनको भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कौन से साल में आया था? जल्दी से बताएंगे। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। बहुत सारे बच्चों ने 1992 जो लिखा है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, वो प्रोजेक्ट एलिफेंट है। बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे बताइए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो आया था 1975 में आया था, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसी जगह से चालू हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीपीएससी TRE 3 का क्वेश्चन, बीपीएससी TRE 3 का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करके बताना है। IUCN का मुख्यालय कहां पर है? IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है? IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन, IUCN का मतलब जल्दी जल्दी कमेंट में उसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नाम की जगह है, स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नाम की जगह है जहां पर IUCN का हेडक्वार्टर है। आप लोग मुझे बताइए इसकी स्थापना कौन से साल में हुई है? IUCN की स्थापना, IUCN की स्थापना कौन से साल में की गई है? फास्ट कमेंट में लिखेंगे, फास्ट कमेंट में लिखना है कि IUCN की स्थापना कौन से साल में हुई है। चलिए जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाना है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई है, हमारे आजादी के 1 साल के बाद, ऐसे आप याद रख सकते हैं 1948। ये IUCN क्या करता है? IUCN एक ऐसी संस्था है जो रेड डेटा बुक में जो रेड डेटा बुक को प्रकाशित करता है। रेड डेटा बुक के बारे में आपने सुना है? रेड डेटा बुक के बारे में आपने सुना है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में लिखा होता है, जिसमें विलुप्त प्रजातियों के बारे में लिखा होता है, विलुप्त
होने की कगार में है या विलुप्त हो चुकी है, उसके बारे में इसके अंदर लिखा होता है। और ये लिखता कौन है, ये प्रकाशित करता कौन है, IUCN प्रकाशित करता है। ठीक है, रेड डेटा बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करना है UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे। अब देखिए IUCN अलग है और UNEP अलग है। IUCN क्या करता है, रेड डेटा बुक में लिखता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए आज मैंने आपके लिए दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसीलिए दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं। IUCN क्या करता है, रेड डेटा बुक में लिखता है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो हमारे पर्यावरण की निगरानी रखता है, जो हमारे पर्यावरण की निगरानी रखता है वो UNEP होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी में। कहां पर है, नैरोबी में है। नैरोबी कहां पर है, केनिया में। नैरोबी कहां पर है, केनिया में है। न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क वाले सारे गलत है। न्यूयॉर्क वाले, जिनेवा वाले सारे गलत हो गए हैं। ठीक है, अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कितने मार्क्स कटेंगे। ठीक है, UNEP का हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी में। नैरोबी कहां पर है, केनिया में। अब आप लोग मुझे बताओ, देखती हूँ आप लोगों को याद है कि नहीं है। अभी आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसके पहले की क्लास आपने करी है कि नहीं करी है। मैंने बताया था कि UNEP की स्थापना कौन से सम्मेलन में की गई थी, बताओ कौन से सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में UNEP की स्थापना की गई थी। चलिए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, UNEP की स्थापना कौन से सम्मेलन में की गई थी, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। नहीं पता है, नहीं पता है मैम, नहीं पता है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। UNEP की स्थापना कौन से सम्मेलन में हुई थी, प्रवीण यादव जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, केवल एक बच्चे ने लिखा है, केवल एक बच्चे ने लिखा है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड वाला कौन है, स्कॉटलैंड कहाँ पड़ा है, कुछ भी कुछ लिखते हो। स्कॉटलैंड हमने पढ़ा ही नहीं है। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन में UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। स्टॉकहोम है, स्कॉटलैंड नहीं है रे भैया, स्कॉटलैंड नहीं है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन में UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में, याद रखना, कुछ भी कुछ लिखते नहीं जाना है। चलो आगे, आगे आपको बताना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। जल्दी लिखेंगे, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था, चलिए जल्दी लिखो, जल्दी लिखना है, जल्दी कमेंट में लिखेंगे, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था, फास्ट कमेंट में लिखना है। चलिए, हाँ, जो भी बच्चा कह रहा है कि मैंने पहले बताया था, तो बेटा मैंने आपका तो देखा नहीं कि आपने पहले बताया था। जिसने भी लिखा है कि मैम मैंने सबसे पहले बताया था लेकिन मैं आपका आंसर नहीं देख पाई थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जिसने सही किया होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले की चीजें याद है, आप भूल नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बताना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कौन से साल में आया था, 2002 में आया था। 2002 में आया था, CBD के अंतर्गत, CBD के अंतर्गत आया था। CBD कब आया था, CBD आया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। CBD कब आया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आया था। CBD कब आया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आया था, 1992 में आया था। और उसके बाद CBD के अंतर्गत जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया 2002 में कि हमें अपनी जैव विविधता को बचाना है। जैव विविधता का मतलब क्या है, जहां पर सारे स्पीशीज एक साथ रहते हैं, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, पौधे हो गए, सारे एक साथ रहते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा,
ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। तो अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, क्लास आपको पसंद आ रही है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। 2000 बच्चों का टारगेट है, केवल हम 100 बच्चे पीछे हैं। जल्दी से लाइक और शेयर एक बार क्लास को कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन से साल में हुई है, यह आपके काम आने वाली चीज है। ठीक है, आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहां पर हुई है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई है, नायरोबी केनिया में, स्टॉकहोम सम्मेलन में। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, जहां पर आईयूसीएन हुआ था। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है, पेरिस फ्रांस में। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलो मैं साइड हो जाती हूँ। जी अंजलि यादव जी, बेटा एक बार जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ले लिया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। इताई रोग किस देश में पहली बार देखा गया था? चलो जल्दी से लिखना है, जल्दी कमेंट में बताना है। इताई रोग पहली बार कौन से देश में देखा गया था? इताई क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। इताई का मतलब क्या होता है? आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आपके शरीर में कैल्शियम की जगह, आपके शरीर में कैल्शियम की जगह कैडमियम आ जाता है। ठीक है, इताई का मतलब क्या है कि अगर आपके शरीर में हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो कैल्शियम की जगह अगर कैडमियम ले लेता है तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। उसे इताई रोग कहते हैं। सबसे पहली बार ये जापान में देखा गया था। सबसे पहली बार इताई रोग जापान में 1912 के तहत देखा गया था, बाद में उसकी पहचान हुई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, इसका आंसर फटाफट कमेंट में। चलो जल्दी, मीन माता या मीना माता रोग किस तत्व के प्रदूषण के कारण होता है? देखिए, मीन माता या मीना माता रोग, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। मीन माता रोग, अभी इताई देखा। इताई किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। इताई कैडमियम के कारण होता है। मीन माता रोग किसके कारण होता है? मर्क्यूरी के कारण, पारा के कारण। लेकिन एक अपन मिस्टेक जरूर करते हैं कि अगर हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, अगर तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में मर्क्यूरी नहीं लिखा रहेगा तो उसकी जगह उसका सिंबल लिखा रहेगा, उसकी जगह उसका सिंबल लिखा रहेगा, उसका प्रतीक लिखा रहेगा। तो बताइए मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है? थोड़ा सा केमिस्ट्री आ गया है, थोड़ा सा केमिस्ट्री आ गया, लेकिन ईवीएस में काम आएगा। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताना है। कई बार एग्जाम में पूरा नाम नहीं लिखा रहता है, सिंबल लिखा रहता है HG। क्या होता है? HG होता है। तो आपको लिखा रहेगा कि मीन माता रोग किसके कारण होता है? HG के कारण होता है। और HG का मतलब मर्क्यूरी होता है, पारा होता है, याद रखना। और कैडमियम का भी बता दो, कैडमियम का भी एक बार बता दो। कैडमियम का सिंबल क्या होता है? सीसा का क्या होता है? आर्सेनिक का क्या होता है? जल्दी से चारों का एक बार जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो। चारों का सिंबल क्या होता है? जल्दी से एक बार कमेंट में लिखो, केमिस्ट्री में आपको काम आएगा। कैडमियम का होता है सी, कैडमियम का होता है CD। कैडमियम का क्या होता है? C और स्मॉल। देखो कुछ बच्चे कैपिटल लिख रहे हैं, कुछ बच्चे कैपिटल लिख रहे, कैपिटल नहीं आता है, कैपिटल नहीं आता है। पहला वाला कैपिटल रहता है, बाद वाला स्मॉल रहता है। पहला वाला कैपिटल रहता है और उसके बाद वाला स्मॉल रहता है। ठीक है, कैडमियम का हो गया CD। सीसा का क्या होता है? सीसा का होता है PB, सीसा का होता है PB। ठीक है, अब जल्दी से आर्सेनिक का बताओ।
जल्दी से आर्सेनिक का बताओ। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज होती है। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज होती है। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज होती है। आर्सेनिक का सिंबल क्या है? ए आर। ए आर, कुछ बच्चों ने ए आर लिखा था, ए आर नहीं होता है। ए आर तो आर्गन का होता है। ए आर तो आर्गन का होता है। आर्सेनिक का क्या होता है? ए एस होता है। आर्सेनिक का क्या होता है? ए एस होता है। आर्गन है ना भाई, ए आर मतलब आर्गन है। ए आर मतलब आर्गन, ए आर वाले सारे गलत है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है। पर्यावरण शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फास्ट कमेंट में लिखेंगे। फास्ट कमेंट में लिखना है कि पर्यावरण शिक्षा दिवस। एनवायरमेंटल एनवायरमेंट डे नहीं पूछ रहा है, एनवायरमेंट डे नहीं पूछ रहा है, एनवायरमेंट एजुकेशन डे पूछ रहा है। वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। मेरे को मालूम था, मालूम था आप लोग 5 जून आंसर करोगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और एनवायरमेंट एजुकेशन डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसीलिए कह रही हूं, इसीलिए कह रही हूं कि जो हर फ्राइडे वाली क्लास है, हर फ्राइडे को आपकी 1 बजे, हर फ्राइडे को आपकी 1 बजे ईवीएस की क्लास होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन जो आप गलती कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फ्राइडे वाली क्लास लग चुकी है, वहां पर जाकर सारे बच्चे एक बार लाइक और उसे क्लास को शेयर कर देना है। ये वाली क्लास आपकी 2 घंटे की होगी और वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर फ्राइडे को आपको 1 बजे ईवीएस की क्लास से जुड़ना नहीं भूलना है और सारे बच्चों को बता देंगे, सारी जगह शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जल्दी बताओ। हाँ, आज बहुत सारा रॉन्ग हो रहा है जी। मीनू गुप्ता जी, जी बेटा आज बहुत सारा रॉन्ग कर रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं। और ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होगा, ये सबको पता होगा। हमने किया था 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को हर साल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चलो जल्दी बताओ, जल्दी लिखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? चलो जल्दी, 22 मई वाला हो गया आंसर। उसके बाद वाटर डे जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। लोगों को पानी के लिए जागरूक करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी की कमी है। तो लोगों को एक एक बूंद का हिसाब, एक एक बूंद की रक्षा करना है, एक एक बूंद को वेस्ट नहीं करना है, उसके बारे में इस दिन जागरूक किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आपको बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी लिखेंगे। हाँ, 22 मार्च को बिहार दिवस भी है जी प्रवीण जी। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिल्कुल सही जी। नीतू जी, जो बच्चों ने लिखा है उनको याद है, मतलब मैं भूल गई थी बताना, लेकिन आप लोगों ने याद दिला दिया कि 22 मार्च को जल दिवस के साथ साथ बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को। ठीक है, थोड़ा आज आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? चलो जल्दी बताओ, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, मिट्टी
मिट्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी में फसल उगाई जाती है, बिना फसल के हम खाना नहीं खा सकते हैं, तो मिट्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मिट्टी के बारे में जागरूक करने के लिए वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 21 जून नहीं है। 21 जून वाले योगा डे, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, योगा दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये आप लोग वापस से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने आपको कहा है कि ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ईवीएस, कोई ऐसा ईवीएस नहीं पढ़ाएगा जिसमें आपको पूरा टेबल मैंने दिया है, पूरा टेबल मैंने दिया है कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। आप सोचिए कि अगर वाईटी में ऐसा पढ़ा रहे हैं, अगर यूट्यूब में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, तो पेड क्लासेस कैसी होती होगी, पेड क्लासेस में कंटेंट कैसा होता होगा। ठीक है, तो देखिए सारे डे आपको दिया है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, पर्यावरण शिक्षा दिवस 26 जनवरी को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जी कोमल जी, साइड हो गई हूं मैं। जी बेटा साइड हो गई हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर मैं आपको महा रिवीजन करवाऊंगी, जिसमें आपको ये क्वेश्चन वापिस पूछूंगी और सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ये जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, 1 जुलाई को डॉक्टर डे। ठीक है जी, आफिया जी। जी बेटा आफिया जी, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। जी पूनम जी। चलिए जितना आपको पता है आप कमेंट में लिखते जाओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बता दो कि जो हमारा वन अधिकार अधिनियम, देखो इसके बारे में मैं आपको फ्राइडे को पढ़ाने वाली हूँ, इसके बारे में मैं आपको फ्राइडे को पढ़ाने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क ही दे देती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, क्योंकि आज मैं आधा एक्सप्लेन करूंगी, आधा फ्राइडे को पढ़ाऊंगी, तो समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर करके बताना। क्लास आपको कैसी लगी है वो आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे। और साथ ही साथ आपको अभी टीचिंग परीक्षा में 70% का ऑफर दिया जा रहा है। आप सोचिए, यूट्यूब की क्लास ऐसी है, यूट्यूब में हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पेड क्लासेस में इससे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। सारे टॉपिक को डीप में पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, डाउट सेशन लगाए जाते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज रहती है सारी सॉल्व की जाती है। तो एक बार जरूर सोचिएगा और टीचिंग परीक्षा के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। जरूर बताना ना भूले आज की क्लास कैसी लगी और आज के क्वेश्चन कैसे लगे। और फ्राइडे की क्लास में जाकर जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे, और वो वाली क्लास के बारे में सारे बच्चों को बता देंगे, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें मैं आपको कुछ अधिनियम के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे फ्राइडे को 1 बजे। आप अलार्म लगा के रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।